हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में जहाँ कहानी समाप्त किए थे उस कहानी के आगे हम लोग आज करेंगे। हम लोग रेसिस्टेंस विद्युत परिपथ ये सारा कुछ और रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन था, प्रतिरोध का जो कॉम्बिनेशन था, संयोजन था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। उससे कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए थे। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विभव। सबसे पहले विभव समझते हैं कि विभव जो एक पॉइंट आई विभव होता क्या है। हम भौतिक भाषा में विभव कहते किसको हैं, विभव क्या कहलाती है। तो मैं परिभाषा देने से पहले कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक चालक तार है, ए और बी, इसके दो टर्मिनल है, दो शीर्ष हैं, दो सिरे हैं, दो बिंदु है ए और बी। तो अगर हमने धारा प्रवाहित किया, धारा यानी आई सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम कोई लड़का है। राम को मैंने कहा कि जाओ बी के पास, तो इसको जाने में कुछ समय लगेगा, तो कार्य करेगा। बस उसी कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। यानी टर्मिनल ए से सिरा बी तक जाने में किसी भी चालक तार में दो बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो धनावेश होती है, इकाई समय में, एकांक समय में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे कि एक खास जगह से तुम दूसरी जगह जाओ और वहां से कुछ लेकर आओ, तो समय लगेगा और इसमें जो कार्य होगी वही कार्य विभव कहलाता है। अब हम लोग इसे परिभाषित करते हैं कि विभव है क्या। किसी एकांक यानी एकांक को इकाई भी कह सकते हैं। आपके बुक में इकाई भी लिखा हुआ होगा, इसे आप देख लेंगे। एकांक यानी प्रत्येक एकांक मतलब इकाई, प्रत्येक किसी एकांक यानी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसे एक चालक तार है, बिंदु ए है, बिंदु बी है, दो सिरा मैंने ले लिया और यहाँ से मैंने धारा प्रवाहित किया जिसे हम आई से सूचित करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसे समझा कि विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं, एम्पियर होता है वो। धारा प्रवाहित हो रही है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये आपका विद्युत क्षेत्र कहलाया। ये पूरे एरिया आपका क्या कहला गया, विद्युत क्षेत्र कहला गई, इलेक्ट्रिक एरिया कहला गई, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एक खास कोई निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। उसी को हम लोग विभव कहते हैं। विद्युत विभव अर्थात विभव सिर्फ लिख सकते हैं। विद्युत विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटा आवेश, धनावेश यानी आवेश सिर्फ हम बोल सकते हैं। विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा धनावेश। इसे अगर बिंदु ए टर्मिनल ए से चला है, धारा प्रवाहित हो रही है, इसे हम भी ए से सूचित कर सकते हैं। बराबर किया गया कार्य हो गया आपका W। और धन आवेश तो जानते ही हैं कि आवेश कूलम में व्यक्त होता है, तो Q बराबर हो जाएगा, Q लिख सकते हैं हम। जहां जो कार्य है, कार्य का जूल होता है। कार्य का क्या होता है, मात्रक जूल होता है। कार्य का क्या हो जाता है, ये जूल है, जूल।
और कूलम तो आवेश का तो कूलम होता ही। ये हो गया आपका विभव, ये हो गया आपका विभव। तो विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, अच्छी ढंग से समझ लेंगे। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट यानी भी होता है, वोल्ट होता है। अर्थात वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम हम लिख सकते हैं, अर्थात वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जूल कार्य का मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हो गया जूल। ये डब्लू क्या था, कार्य था, धनावेश एक क्यू है जो कि आपकी आवेश है, तो कूलम में व्यक्त होता है कूलम, और कार्य का क्या हो गया जूल, जूल लिख सकते हैं। अब वोल्ट यहाँ भी हो गया, विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है, विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है विभवांतर, 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 पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहा जाता है, विभवांतर, विभवांतर, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस यानी हो गया विभवांतर। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। कुछ नहीं है इसका डेफिनेशन, विभव का अंतर ही हो गया विभवांतर, विभव का अंतर ही हो गया विभवांतर, विभव का अंतर ही हो गया विभवांतर, अर्थात इस प्रकार हम डिनोट कर सकते हैं। भी यहाँ विभव कितनी है, भी यहाँ विभव कितनी है, भी अंतर यानी डिफरेंस क्या हो गई, विभवांतर। विभव जोड़ अंतर बराबर हो जाता है विभवांतर, विभव जोड़ अंतर बराबर हो जाता है विभवांतर। इसका डेफिनेशन विभव से मिलता जुलता है। एकदम अगर विभव आपको समझ में आ गई तो विभवांतर भी समझ में आ जाएगी। और विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा आपको, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर, विभव का अंतर, मैंने अभी आपको बताया विभव का अंतर, एक पॉइंट को हम सूचित करते हैं भी ए से, अंतर मानी माइनस, भी बी बराबर हो जाएगा आपको डब्ल्यू बटा क्यू, क्योंकि डब्ल्यू जहाँ कार्य, कार्य को हम डब्ल्यू सूचित करते हैं, जिसका जूल भी होता है, आप जूल भी लिख सकते हैं, जूल बटा आवेश, जूल बटा आवेश यानी डब्ल्यू बटा क्यू भी लिखा जा सकता है। तो हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं इसको कि 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर ये जूल है, तो 1 जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम हम लिख सकते हैं, 1 जूल बटा 1 कूलम, अर्थात जूल बटा कूलम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि 1 से 1 जब कैंसिल होगी 1 बच जाएगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम बराबर 1 वोल्ट हो जाएगी। ये था हमारा विभवांतर, ये था हमारा विभवांतर, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को मापने वाले अंतर को कहा जाता है वोल्टामीटर। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, वीडियो में पढ़ चुका था। अब हम लोग इसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, जी हाँ दोस्तों, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा चैप्टर का, जो कि क्लास 10 ही नहीं बल्कि 12th में भी आती है।
ओम्स लॉ हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है उसका सत्यापन करें। ओम का नियम क्या है उसका सत्यापन करें ग्राफिकल से और गणितीय विधि से, दो प्रकार से उसे सत्यापित करना होता है ओम का नियम। तो हम लोग अब करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम, हम लोग इसे चलेंगे। तो पहले नियम समझाने के पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। एक चालक तार है, एक चालक तार है और ओम साहब ने कहे थे कि अगर इसका ताप अचर हो, अगर इसका ताप अचर हो और इसमें धारा प्रवाहित की जाए, तो लीजिए मैंने धारा को प्रवाहित कर दिया, धारा को प्रवाहित कर दिया, तो एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक बिंदु से दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य यानी बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होती है, जो विभवांतर उत्पन्न होती है वह भी जो है वह आई का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ओम साहब ने कहे थे। हम लोग बस इसी को गणितीय विधि से और ग्राफिकल विधि से समझेंगे और बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम्स का नियम। ओम साहब ने बोले कि एक चालक तार ले लो, तो मैंने चालक तार ले लिया जिसका नाम दिया ए बी। फर्स्ट टर्मिनल ए है, सेकंड टर्मिनल बी है, यानी ए बी तार की लंबाई हो गई। बिंदु ए से धारा प्रवाहित की गई बी की ओर, धारा को मैंने आई से सूचित कर दिया और कहा दोनों बिंदुओं के मध्य, दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होती है, जो विभवांतर उत्पन्न होती है वह और आई में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होगा, तो समानुपाती होगा। समानुपाती का अर्थ होता है कि अगर हम 1 घंटा पढ़े तो 5 नंबर हम ला सकते हैं, अर्थात 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व करता हूँ 1 घंटा में, तो 2 घंटा में 10, 3 घंटा में, 1 घंटा में 5, तो 2 घंटा में 10, तो 3 घंटा में 15, 4 घंटा में 20। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर एक अप होता है तो दूसरा भी अप होता है, एक अप होता है दूसरा भी अप होता है, अगर एक डाउन हुआ तो दूसरा भी डाउन हुआ, एक डाउन हुआ तो दूसरा भी डाउन हुआ। यही है अनुक्रमानुपाती, यही है समानुपाती। तो हम लोग चलेंगे ओम्स लॉ को सिद्ध करेंगे ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार हम लोग लिखेंगे ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार की ताप अपरिवर्तित हो अर्थात अचर हो, यदि किसी चालक तार की ताप जो है, टेम्परेचर जो है वह अचर हो, नहीं बदले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ताप पर निर्भर करता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोध है वह ताप पर भी निर्भर करता है। तो ताप यहाँ अचर है, ताप में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यदि किसी चालक तार की ताप अचर हो, यदि किसी चालक तार की ताप अचर हो तो उसमें, किसमें, चालक तार में, तो उसमें धारा प्रवाहित, तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर, उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के बीच, उसके दोनों सिरों के बीच, उसके दोनों सिरों के बीच या मध्य, उसके दोनों सिरों के बीच, या तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, मध्य, उसके दोनों सिरों के मध्य यानी बीच में, उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है, जो विद्युत धारा के समानुपाती
या तो इसी को अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। अनुक्रमानुपाती भी कहीं कहीं लिखा हुआ आप देखेंगे समानुपाती होता है। अर्थात भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई, भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई होगा समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। जहां भी विभवांतर है आई विद्युत धारा है, जहां भी विभवांतर है आई विद्युत धारा है। ओम साहब ने क्या बोले कि यदि किसी चालक तार को लिया जाए और उसका जो ताप है टेम्परेचर जो है अचर रखा जाए, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, और धारा हम जब प्रवाहित करें तो उसके दोनों सिरों के बीच, दोनों टर्मिनलों के बीच मध्य, दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होती है, एक विभवांतर उत्पन्न होती है, और वो विभवांतर आई के अन्य विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ऐसा ओम साहब ने बोले। तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, भी समानुपाती आई होती है, भी समानुपाती आई होती है। अब हम लोग इसे समझेंगे एक ग्राफ से। तो पहले ग्राफ बनाने के पहले मैं आपको एक डेटा तैयार कर दूं, जैसे मैं दे देता हूं आपको भी, यहां दे देता हूं आई। भी बोले तो विभवांतर, आई बोले तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, और भी बोले तो विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। अगर आई को मैं लेता हूं 2, विभवांतर को 4 लेता हूं। अगर आई को करता हूं 4, सीधे दुगना करता हूं तो यहां हो जाएगा दुगना। अगर इसे मैं 6 करता हूं तो सीधे उसका दुगना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगर मैं करता हूं 8 तो हो जाएगा 16। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे चेक कीजिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? देखिए आई बटा भी, या तो चलिए हम भी बटा आई ही करते हैं। तो 4 बटा 2 करेंगे, 4 बटा 2 आने आ गई कटकर 2। फिर हम करेंगे यहाँ से 8 बटा 4 कटकर आ गई 2। फिर करेंगे 12 बटा 6 कटकर आ गई 2। फिर हम करेंगे 16 बटा 8, 16 बटा 8 कटकर आ गई 2। तो ये क्या है, बराबर है ना? ये क्या है, बराबर है ना? तो समान अनुपाती होती है। अनुपात क्या है, समान है। अनुपात क्या है, समान है। यानी 4 अनुपात 2 तो कटकर आ गई 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, समानुपाती होता है। यही उन्होंने कहा था, ओम साहब ने बोले थे। अब देखिए अगर इसे ग्राफिकली विधि से समझा जाए तो चलिए एक ग्राफ खींच लेते हैं। एक ग्राफ खींचकर बनाएंगे ही, क्योंकि कभी कभी कहता है ग्राफ ये विधि से आप समझाएं। तो चलिए नीचे हम ले लेते हैं आई यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा मैंने ले लिया, जिसको आई कहा दिया मैंने। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ग्राफ में तो ऐसे ही देखते हैं आप, ग्राफ में तो ऐसे ही देखते हैं आप। चलिए देखिए 2 का 4, 2 का 4 हमने यहाँ कर लिया। 4 का 8, 4 का 8 मैंने यहाँ कर लिया। 6 का 12, 6 और 12 मैंने यहाँ कर लिया। 8, 16, 8 का 16, 8 का 16 मैंने यहाँ कर लिया। अब ये सारे बिंदुओं को जब मिलाएंगे, सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है तो सरल रेखा ही प्राप्त होती है। ऐसे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओम के नियम से ग्राफ में कैसी ग्राफ हमें प्राप्त होती है, ग्राफ की ढाल क्या होती है। तो ओम के नियम के द्वारा हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ में क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा ही प्राप्त होती है। ओ क्यों ना ऐसा हो, ओ क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना ऐसा हो, एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी, क्योंकि वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। हाँ, इस लाइन पे नहीं जाएगा और इस लाइन पे नहीं जाएगा। आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। भुज और कोटि, ये भुज है, एक कोटि है, तो भुज पर भी लाइन नहीं जाएगा। ये तीसरा लाइन जो है न तो भुज पर जाएगा और न ही कोटि पर जाएगा, एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम लोग एक ग्राफ तैयार कर सकते हैं और ओम्स के लॉ को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ओम्स के लॉ को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आई, इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन अभी ओम्स का लॉ
परिपूर्ण ढंग से सिद्ध हुआ नहीं है, गणितीय विधि से सिद्ध हुआ नहीं है। हम लोग इसे और आगे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हमें और करना होगा। अब हम लिखेंगे V बराबर आई आर, जहां भी विभवांतर है, विभवांतर, और आई विद्युत धारा जो कि चर राशि है, जो कि वेरिएबल होगा, लेकिन आर जो है वो आपका कांस्टेंट है, जिसको हम कहेंगे नियतांक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट है, यानी नियतांक है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। आर क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है, जिससे रेजिस्टर यानी रेसिस्टेंस हमें इंडिकेट होता है, हमें पता चलती है कि आर रेसिस्टेंस को सूचित करता है, जो कि हमने इसे ले लिया नियतांक। अब देखिए यहाँ गुना के फॉर्म में होगा, तो आई को हम अगर बाएं पक्ष में भेज देंगे तो वह भाग में हो जाएगा ना जी। तो इतना बराबर क्या हो गया? आर हो गया। तो आर बराबर क्या हो गई? V बटा आई। यहाँ से एक आपका समीकरण बना कि प्रतिरोध बराबर होता है V बटा आई, विभवांतर बटा विद्युत धारा। विभवांतर बटा विद्युत धारा होता है, विभवांतर बटा विद्युत धारा होता है। तो 1 ओम की अब परिभाषा यहां से हम लोग चलेंगे, 1 ओम की परिभाषा यहां से हम लोग चलेंगे। चूंकि आर का मात्रक क्या होता है जी? तो ओम होता है। आर का मात्रक ओम होता है, आर का मात्रक ओम होता है। आर बोले तो रेसिस्टेंस, आर बोले तो रेसिस्टेंस। प्रतिरोध, आर से प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो अब हम लोग चलेंगे 1 ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर। 1 ओम बराबर वोल्ट बटा क्या कहेंगे? एम्पियर। देखिए हुआ ना, वोल्ट है V और आई विद्युत धारा, एम्पियर सूचित हो रही है। यहाँ से 1 ओम की परिभाषा हमें मिल गई। 1 ओम की परिभाषा मिल गई तो कभी कभी देता है एग्जाम में कि 1 ओम की परिभाषा लिखें, 1 ओम की परिभाषा लिखें, 1 ओम की परिभाषा लिखें। ऐसा आ जाता है हमें प्रश्न में, एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि 1 ओम की परिभाषा लिखें, 1 ओम की परिभाषा लिखें। 1 ओम की परिभाषा लिखें। किसी चालक तार में 1 एम्पियर, किसी चालक तार में 1 एम्पियर, किसी चालक तार में, मैंने क्या लिखा? किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। यही है हमारा 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा क्या है? किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। यहाँ मैंने एम्पियर लिखा, बिंदु ए नहीं लिखा हूं, मैं एम्पियर लिखा हूं। 1 एम्पियर, आई माने होता है विद्युत धारा, लेकिन मैंने यहाँ लिखा 1 एम्पियर। किसी चालक तार में, चालक तार बोले तो ए और बी, अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा मैंने प्रवाहित किया तो इसके दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। बस यही है 1 ओम की परिभाषा, यही है 1 ओम की परिभाषा। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार फिर लिख सकते हैं कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ये 1 कैंसिल हो जाता है, भाग दिए तो क्या गया? यहाँ से हमें प्राप्त मिल गया, हो गया 1। यही था ओम्स लॉ।
ओम्स के नियमानुसार लिखना है, ग्राफ ये विधि से हल कर देना है, ग्राफ एक खींच देना है, बस ओम्स का नियम यहाँ प्रतिपादित हो गई। ओम्स का नियम कंप्लीट हम लोगों ने आज किए। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने 1826 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किए।